नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के का मतदान होना है, लेकिन पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद से और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम वक्त आते आते इस देश की सियासत में एक बार फिर धर्म को लेकर के एक जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अब ये कहने लगे हैं कि जिस बयान को मनमोहन सिंह ने साल 2006 में दिया था, वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मनमोहन सिंह के उस बयान को याद कर लीजिए कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। एक तरीके से आगाह करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लोग ये भी कहने लगे हैं कि पहले पाकिस्तान किस तरीके से हिंदुस्तान पर हमले किया करता था, घुसपैठ के जरिए किस तरीके से आतंकी वारदातें हुआ करती थी, अब अगर पटाखा भी दग जाता है तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है और ये कहता है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो ये बदलाव जो हुआ बीते 10 सालों में, एक तरीके से इस चुनाव में दूसरा चरण आते आते जो चुनाव प्रचार का जो केंद्र है, दरअसल एक बार फिर से वो हिंदू और मुसलमान, आतंकवाद और पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमने लगा है। कांग्रेस के लोग हो या समाजवादी पार्टी के लोग या दूसरे विपक्षी दल, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनको लेकर के आम मतदाताओं के मन में आक्रोश है और पहले चरण के मतदान खत्म होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है, लिहाजा वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का प्रलाप कर रही है। लेकिन विपक्ष के आरोपों से इतर हट करके अभी भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता बार बार मतदाताओं को ये याद दिला रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो याद कर लीजिए मनमोहन सिंह का वो बयान, याद कर लीजिए कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान की हिमाकत। तो आखिर प्रचार दूसरे चरण का मतदान करीब आते आते ये मुद्दे कैसे बदल गए, उसका क्या असर होने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एस एन सिंह साहब मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है एस एन सिंह साहब। और कांग्रेस पार्टी से प्रेम नारायण पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद आजम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेम नारायण जी के पास चलता हूँ। प्रेम नारायण जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दूसरे चरण का प्रचार जब अंतिम दौर में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि देश में एक ऐसा माहौल बन गया जहां पर फिर से हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, पाकिस्तान, इस तरीके के शब्द फिर से सुनाई देने लगे हैं। मानस जी, आप कुश्ती देखते हो? जो दंगल होते हैं, पहलवान जो कुश्तियां लड़ते हैं, आपने उनमें देखा हो तो जब अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते जब एक पहलवान समझ लेता है कि अब हमारी यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है, अब हमारा कोई दांव चलने वाला नहीं है, तो फिर वो लास्ट में क्या करता है, या तो वो सामने वाले पहलवान के ऊपर मिट्टी फेंकने लगता है, या उल्टे सीधे हाथ पैर चलाने लगता है, धक्का मुक्की करने लगता है, या अखाड़े के नीचे भागेगा और कहेगा ये पहलवान हमको धक्का दे रहा है, लड़ने नहीं दे रहा। कमोबेश वही स्थिति इस देश में भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं की। हिंदू मुसलमान के बाहर भी एक दुनिया है मानस भाई, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, इन तमाम चीजों की साथ चलती है, इन तमाम चीजों के द्वारा उसका जो होता है चलना चलायमान होती है। लेकिन ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, पहले तो जिस वीडियो को लेकर के ये चर्चा हो रही है, जो मनमोहन सिंह का 2006 का वीडियो दिखा रहे, भैया ये एक नंबर के लफाजेबाज लोग हैं, इस देश को गुमराह करने वाले जालसाज फरेबी लोग, तमाम सम्मानित लोगों ने और जो फैक्ट चेक करने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरा वीडियो सामने ला करके फैक्ट चेक कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आरोप और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। तो पहली चीज, जो देश के प्रधानमंत्री हैं
वो अगर इस आड़ में जा रहे हैं कि कैसे भी कुछ करके हमें भागना है, बचना है, क्योंकि वो महंगाई पे जवाब देने की स्थिति में नहीं है, बेरोजगारी पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, देश में तमाम शासन व्यवस्थाओं की जो चपेट है उस पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जब कुछ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? तो उनका मांग का जो सिंदूर होता है वो मुसलमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुसलमान के नाम पर इनकी कई बार नैया पार लग चुकी है। हालांकि इस बार ये बड़ी गफलत में है, बड़ी तनाव में है इस बार, क्योंकि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन इस बार इस देश में मुस्लिम मतदाताओं की तरफ से या मुस्लिम समाज की तरफ से इनके किसी भी एक्शन पर रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। तो अब ये और परेशान है कि भाई ये चुप क्यों है। आपको याद हो, ये मुस्लिम समाज के ऊपर इनके नेता अभी एक लोकसभा प्रत्याशी है, वर्तमान में सांसद, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि बोले नहीं, वो योगी जी ने, मोदी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, और बोले उन्होंने तो देश हित में काम किया। वो जो बच्चे पैदा करते हैं वो देश पर वो बेरोजगारी बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है किरोड़ी लाल जी, मेरी जानकारी के अनुसार भाई साहब उनके पास 7 बच्चे हैं। अभी अगर जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो वर्तमान में सांसद है, 2 दर्जन से अधिक ऐसे सांसद हैं जो खुद जिनके पास 4 बच्चे, रवि किशन भी उनमें से है। कम से कम 1-1.5 दर्जन सांसद ऐसे हैं जो 5 बच्चों वाले हैं। मोदी जी खुद 6 भाई बहन है, योगी जी 7 भाई बहन है, मोहन यादव 5 भाई बहन है, तमाम लोग, चाहे भजन लाल शर्मा की बात कर लो, हेमंत शर्मा की बात कर लो, पुष्कर सिंह धामी की बात। अब होता क्या है, ये क्यों ये सब चीजें आती हैं? अपनी बात ये नहीं बताएंगे। ऐसे तो लालू जी के भी बच्चे हैं, तो उसमें देखिए ये तो व्यक्तिगत बात हुई ना, ये इसका इससे सियासत मानस जी समझिए मेरी बात। मैं उसको कहां जोड़ रहा हूँ, सुनिए ना आप, मेरी बात सुनिए मानस जी। अगर हम ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चे, किसी को हम ये टारगेट कैसे कर सकते? मैं कह रहा हूं ना, लालू जी के बच्चे हैं बहुत सारे लोग, क्या उनमें में 4 बच्चे 5 बच्चे नहीं होते? क्या जैन में, सिख में, ईसाइयों में नहीं होते? लेकिन केवल इस चीज को लेकर के कि घुमा फिरा के हमको मुस्लिम समाज को टारगेट करना है, ये इनकी आदत में है। अब ये भाग क्यों रहे हैं, ये क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मेरे संज्ञान में जो है, मणिपुर में भाजपा की ही सरकार है, लोकसभा नहीं लड़ रहे। ये क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि मणिपुर जलता रहा, ये बोल नहीं पाए, अब किस मुंह से जाए। लद्दाख में तो भाजपा का सिटिंग सांसद, बीजेपी वहां से नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि इनको पता है लद्दाख की स्थिति क्या है, वहां से जनता इनको। क्या आपको कभी नहीं लगा कि बीते 10 सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान को बार बार हिंदुस्तान की तरफ से जवाब दिया गया, एक तरीके से इसको कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान भी अब सहमा रहता है, उसको भी पता है कि अगर हम हमला करेंगे या कोई घटना करेंगे तो बहुत करारा वार उसके ऊपर होगा, और उसके 2 एग्जाम्पल हम लोगों के सामने भी हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। नहीं मानस जी, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता अगर इस सरकार ने यह बता दिया होता कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आए। नहीं बता पाए ना। आप देखिए इस चीज को, इसको, और बाकी कहां घटनाएं खत्म हुई, इनकी सरकार में कहां कौन सी घटनाएं कम हुई? इन्हीं की सरकार में हुआ ना, पुलवामा इन्हीं की सरकार में हुआ ना। कौन सी घटना होगी? बात आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कंधार से लेकर के अमरनाथ से लेकर के, कौन सी घटनाओं की बात करते हैं? इनका तो याराना है उनके साथ भाई, इनका याराना। ये चुपके से जो बिरयानी खाने चले जाते हैं, ये उनका याराना है। अब ये दूसरे पर दोष क्यों दे रहे हैं? इसीलिए देते हैं ना, इनका तो वही कहानी है भैया। क्या आपको लगता है कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया कि वो बहुसंख्यक हिंदू मतों को लामबंद करने के लिए आगे आए? आपको लगता है कि जो एक घिसी पिटी लकीर पे चलते 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 इस देश के लोग भी उब चुके, तो यही वजह थी कि बहुसंख्यक आबादी को लगने लगा कि उसकी बात करने वाला कोई नहीं और वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे हो गया? मानस जी, सबसे पहले तो जो तुष्टीकरण का भाजपा का ये एक प्रोपेगेंडा है। आखिर मुसलमान की तरक्की हुई कहाँ? सच्चर कमेटी कह रही है कि मुसलमान आज दलित से नीचे है, और रंगनाथन मिश्रा कमेटी कह रही है कि मुसलमानों में हर स्तर पे गिरावट आई है। 1947 से आज अगर मुसलमानों का मूल्यांकन करेंगे तो कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मुसलमानों का ये प्लस हुआ है। तो जब सभी
पैरामीटर्स पे मुसलमानों का गिरावट हुई है, तो फिर इस किस बिहाफ पे जो तुष्टीकरण अपीजमेंट की बात भाजपा करती है, तो इसका मतलब वो सिर्फ बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ बना रही है, और मुस्लिम समाज का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बहुसंख्यक समाज से खींच के ली गई हो या उन्हें न देके उनका हिस्सा था वो हिस्सा अल्पसंख्यक समाज को दिया गया हो। तो ये भाजपा का सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। भाजपा ने प्रथम चरण के 102 सीटों के चुनाव में ये देख लिया कि उसकी हार हो रही है, उसे फीडबैक मिल गया कि वो चुनाव हार रही है। जब चुनाव आदमी हारता है तो वो मुद्दों से भागता है। मुद्दे आखिर 2014 में जो भाजपा के मुद्दे थे मानस जी, बेरोजगारी, वो आज कहाँ पे है? हम सब पत्रकार और हम सब लोग देख रहे हैं कि युवा बेरोजगार कैसे है। अभी आपने सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश में देखी होगी, आखिर सिपाही भर्ती का क्या हुआ? युवा सड़क पे रात पे प्लेटफॉर्म पे सो के किसी तरह से उसने एग्जाम दिया, लेकिन वो एग्जाम भी पूरा नहीं हो सका और वो भर्ती रद्द हो गई। यानी युवा असंतुष्ट है इनसे, किसान असंतुष्ट है, किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे प्रदर्शन करता रहा और सरकार शत्रुओं जैसा व्यवहार करती रही। तो इनको जमीनी फीडबैक है कि हमारा भला नहीं हो रहा है। लेकिन आजम खान साहब, अगर सरकार ये कहती है, मोदी जी ये कहते हैं या योगी जी ये कहते हैं कि हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते हैं, संतुष्टीकरण सबका करते हैं, और उसके लिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, बगैर किसी भेदभाव के, यानी उसके लिए जो भी लाभार्थी है, जो भी पात्र उसको मिल रहा है। मुफ्त राशन जितना हिंदू को मिल रहा है उतना मुस्लिम को भी मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड जो जितने मुसलमानों के बन रहे उतने हिंदू के भी बन रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले की जो राजनीति थी दरअसल वो डराने की राजनीति थी। कांग्रेस क्या करती थी, उसने कभी भी, कांग्रेस ने मुस्लिमों का कोई भला नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उन्हीं के शासनकाल में आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? तो दरअसल कांग्रेस ने मुसलमानों का भय दिखा करके हिंदुओं को दबा के रखा, मुसलमानों का भी भला नहीं किया। बीजेपी ये कह रही है कि हम तुष्टीकरण किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम संतुष्टीकरण सबका कर रहे हैं। मानस जी, बीजेपी पहली बात तो झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने इम्पीचमेंट किया नहीं, इम्पीचमेंट किया होता तो मुस्लिम समाज का भला हुआ होता। सिर्फ शब्दों का इम्पीचमेंट की बात बीजेपी करके अब वो बहुसंख्यक समाज को डरा रही है। अब बहुसंख्यक समाज को ये कहना चाहती है कि आप माइनॉरिटीज से डरिए। आखिर माइनॉरिटीज से बहुसंख्यक समाज क्यों डरे? किस चीज की डर है? माइनॉरिटीज कहाँ पे ऐसी चीज है कि जो माइनॉरिटीज अधिकार मतलब अपना जता रहा? माइनॉरिटीज भारत में गंगा जमनी तहजीब के तहत मिलजुल के रह रहा है। तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि जो उसका बहुसंख्यक वोट है वो बिखरने न पाए, इसलिए वो बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज से डराने की कोशिश कर रही है। जबकि ऐसा कहीं भी, हम जब सामाजिक परिवेश में चलते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं है। हमारे लोगों के बीच विभिन्न मुस्लिम और नॉन मुस्लिम परिवारों की भी संबंध है। हमारे दोस्त बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो नॉन मुस्लिम परिवार से आते हैं। हमारे सामाजिक ताने बाने में कहीं भी हिंदू मुस्लिम की विचारधारा का कोई भी जगह नहीं है। लेकिन सिर्फ ये पॉलिटिकल सिस्टम जो भाजपा को पसंद है वो इसलिए आपको मानस जी दिखता है। चलिए प्रेम नारायण जी के पास चलते हैं। प्रेम नारायण जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब हो रहा है कि मंगल सूत्र बताया जा रहा है कि मंगल सूत्र भी आपका कांग्रेस छीन लेगी, आपका मकान छीन लेगी। पहले के आपके यूपीए का जो कार्यकाल, पहला फेज और दूसरा फेज, उसके तमाम एग्जाम्पल्स कोट किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक तरीके से जो मतदाता है उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कांग्रेस ने क्या किया था और कैसे हम लोगों ने इसको सुधारा? आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? मानस जी, हम उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत भी करके आए हैं। नहीं, वो तो होगी ही, लेकिन हम अपना एक पैरामीटर बताए आपको। जब इनको सत्ता चाहिए थी तो इन्होंने शुरुआत की कहां से? नेहरू जी से। इन्होंने गांधी जी को और नेहरू जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू किया। वो नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलते थे, नेहरू जी ऐसे थे, गांधी जी ऐसे थे। लेकिन
क्योंकि देश में अगर आप ये कहो कि बहुत सारे लोगों को अंधभक्ति का चश्मा लगा है, तो बहुत सारे जागृत लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं। जब उन सब लोगों के माध्यम से, आप जैसे सम्मानित पत्रकारों के माध्यम से, बहुत सारे विश्लेषकों के माध्यम से जब इस देश के युवाओं को पता चला कि इनकी हैसियत नहीं है नेहरू खानदान के बारे में बात करने की, नेहरू खानदान वो खानदान जिसने देश की आजादी के समय अपनी निजी संपत्ति से लगभग 200 करोड़ रुपए देश को दान कर दिया, ये उनको लांछित करने का काम करते हैं। करते करते चले आए, जब ये इंदिरा जी पर आए, कभी राजीव जी पर आए, तो तोड़ फोड़ की बात करते आए, तो इनको ये पता नहीं था भैया कि गोवा हमारे देश का हिस्सा बना लिया गया, कैसे कैसे देश को मजबूत किया गया। अब ये इनकी स्थिति क्या हो गई, जम्मू कश्मीर की बात करते करते अरुणाचल ये लगभग सरेंडर कर चुके। अब ये कुछ नहीं बचा है, तो अब यही करेंगे कि इसका ये वीडियो, उसका वो वीडियो। आप अभी जब आजम भाई से बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसको डराना चाहती है। अभी एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था वीडियो, तो मैं उस वीडियो को देख रहा था मानस जी, एक कुली का वीडियो है, कुली बैठा हुआ है, शायद आपने भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, और वो किसी नेता से बात नहीं कर रहा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा था, वो एक बहुत अच्छी बात कह रहा था। और अगर उस व्यक्ति ने, जो मजदूर है, किसान है, जो जिसको हमारे सामाजिक जो ताना बाना, उसमें हम जो निचले तबके के लोग कहते हैं, जो इस देश की रीढ़ है, उसने जो बात कही वो पूरे देश को एक आईना दिखाती है और एक अपने आप में बताते हैं कि इन सब लोगों को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ गई। उस कुली का कहना ये था, भैया हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी हम आपको अगले 5 साल तक और 5 किलो राशन देंगे, आप चिंता मत करिए। वो कह रहा प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, हम आपके जीवन को उन्नत करेंगे। भैया 5 किलो राशन आप हमको दे करके, जो पहले कहते थे रेवड़ी बट रही है, मुफ्त की रेवड़ी बट रही है, अब आप क्या कर रहे हो, रेवड़ी तो आप भी दे रहे हो। तो उनको इसमें स्पष्ट कह रहा है, वीडियो में कहता दिख रहा है। मानस जी, मैं अपनी बात को एक मिनट में क्लियर कर दूं, तो जब एक एक व्यक्ति को इस देश में समझ में आ रहा है कि कहीं किसी का डर दिखा के, कहीं किसी का छलावा दिखा के, जैसे एक डर दिखाया था इन्होंने, इस देश में कांग्रेस है तो लूट है, घसोट है, यह एक आरोप साबित हुआ हो, किसी पर कोई सजा हुई हो तो नहीं हो पाया, ना काला धन आया, तो ये इनका काम है ब्लैकमेलिंग का, डर दिखाना, लोकतंत्र की हत्या करना। ये सच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। एक तो आ नहीं रहे हैं, 150 के नीचे ही जा रहे हैं और इनको खुद पता है ये। और अगर ये आते हैं ना तो इस देश को खोखला, निर्जर और जर्जर कर देंगे, इसलिए ये आ नहीं रहे हैं। और ये प्रथम चरण की चुनाव में इनको पता चल गया है, अब इसीलिए इनकी फटफटाहट महसूस हो रही है। एसएल सिंह साहब थोड़ा सा देर से जुड़े हैं तो उनसे भी बात करना जरूरी है। एसएल सिंह साहब, ये ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्रचार चल रहा है वो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद। आज योगी जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान अगर अब कहीं पटाखा भी लगता है तो पाकिस्तान तुरंत सहम जाता, सफाई देने लगता है कि हमारा हाथ इसमें नहीं है। आपके तमाम बड़े नेता अपने चुनाव प्रचार में ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस का वो 2006 का मनमोहन सिंह का बयान सुन लीजिए, कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी आपका, कांग्रेस आएगी तो आपका मकान छीन लेगी। अमित शाह जी का भी मैं बयान सुन रहा था, कह रहे हैं कि कांग्रेस को आखिर सीएए से ऐतराज क्या है। तो चुनाव पूरा घूम फिर करके फिर उन्हीं मुद्दों पे आ गया। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन से ये कहा जा रहा है कि चूंकि आपको एहसास हो गया है कि असल मुद्दों पर जनता एग्रेसिव है, इसलिए आप ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आरोप इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आप पर लगा रहे हैं, आप इसका जवाब दें। नहीं, अच्छी बात है। मानस जी देखिए, हम लोग आपके ही चैनल पर डिबेट कर रहे थे और आप ही एंकरिंग कर रहे थे। अभी 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, तो आप देखे होंगे कि मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य कौन किया, कौन डेंगू मलेरिया शुरू किया, कौन भगवान राम की सत्ता पे सवाल उठाने का कार्य किया। निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, स्वयं मैं ये कहना चाहता हूं
कि कांग्रेस के लोग ऐसा ही काम किए हैं भाई। देश के संसाधनों पे एक अधिकार बताने का कार्य नहीं किए, करके दिखाने का कार्य किए हैं। हिंदुओं को आतंकवादी अगर किसी ने कहा पूरी दुनिया में, भारत नहीं पूरी दुनिया में, तो वो कांग्रेस पार्टी है। 26/11 की घटना होती है और अंतुले का बयान देख लीजिए, दिग्विजय सिंह का बयान देख लीजिए। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों के लिए रोते हैं, ये बताने में क्या गुरेज और परहेज है। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी जो पार्लियामेंट अटैक का जिम्मेदार था, जब उसको फांसी की सजा हुई, सोनिया गांधी जी बहुत रोई। और मैं तो कह रहा हूं, हमारे मित्र भी कांग्रेस के कह रहे थे, अरे कौन नहीं जानता है, सिखों की हत्या करा के और कांग्रेस के लोगों का बयान आता है भाई कि बड़े पेड़ गिरते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। और मैं तो मानस जी कहूंगा, ये कौन नहीं देखा है देश में एक के लिए खुलेबंदी, दूसरे के लिए नसबंदी। अरे मानस जी, मैं कह रहा हूं कि गायत्री मंत्र क्यों भारतीय जनता पार्टी वो भारत का नहीं है क्या? योगा भारत का नहीं है क्या? लेकिन योगा का भी विरोध, गंगा का भी विरोध, 3 तलाक जैसा कानून आता है। आप बता दीजिए, कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हैं, कुछ भी उसके पक्ष में बोले हो, तुष्टिकरण का कार्य तो आपने देश के संसाधनों पे एकाधिकार बताया ही नहीं, करके दिखाया भी। आप बताइए, देश में संविधान अगर लोकसभा में कोई बिल लेकर अगर बदलने का कार्य किया गया, 78 रुपए गुजारा भत्ता के लिए, ये कौन किया? कांग्रेस के लोगों ने किया। तो निश्चित तौर पे लोग कहेंगे कि भाई एक की शिक्षा में छूट, एक की स्वास्थ्य में छूट, एक की धार्मिक यात्रा में छूट, एक की नसबंदी, एक की खुलेबंदी, ये सारा कार्य कौन किया? कांग्रेस के लोगों ने किया। इसलिए डर लगता है कि कहीं कांग्रेस की सरकार दोबारा कभी देश में ना आ जाए, नहीं तो इस तरह के कार्यों को करेंगे। आप बताइए मानस जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानकारी रखते होंगे कि कहीं इस तरह का नहीं है संविधान में कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन 4% धर्म के आधार पे आरक्षण तेलंगाना में कौन पार्टी देने का कार्य करती है? मानस जी, 2014 में जब चुनाव शुरू होने वाला था, पूरी देश में लगभग 450 संपत्तियों को और 122 संपत्ति लुटियन जोन में वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का मानस जी काम कौन किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। मानस जी, दुनिया में भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग देश बनता है तो दुनिया के लोगों ने देखा, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू चले आए उनकी संपत्ति सरकार की होगी, लेकिन भारत में से जो मुसलमान चले गए उसकी संपत्ति बोले नहीं नहीं सरकार नहीं लेगी, वो तो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले कांग्रेस से सबको डर लगता है। हमारी जो यूथ इस बार नए मतदाता के तौर पे जा रहे हैं, उनको बार बार आगाह करना होगा। धर्मांतरण पर कभी नहीं बोलते हैं, लव जिहाद पर कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्या धर्मांतरण एक समस्या नहीं है भारत में? क्या लव जिहाद एक समस्या नहीं है? क्या रोहिंग्या एक समस्या नहीं है? सभी समस्या है मानस जी, लेकिन कांग्रेस के लोग कभी नहीं बोलते। हमारे मित्र कह रहे हैं चुनाव, अरे चुनाव आप अपना बचाइए साहब, आप एक राष्ट्रीय पार्टी थे, आज दरवाजे दरवाजे आप भटक रहे हैं। अभी झारखंड में इनकी एक बैठक होती है आदरणीय मानस जी, आप देखे होंगे, उसमें राहुल जी आ नहीं रहे। सीताराम येचुरी जी ने कहा केरल में हम आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, हम यहाँ कैसे आएंगे? इनके अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं दिल्ली में हम एक हो सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो हम कहते हैं कि यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे दुराचार है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, हम साथ कैसे आएंगे? आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में हम साथ रह सकते हैं, लेकिन पंजाब में हम आपके साथ कैसे आएंगे? निश्चित तौर पे ये जो ठगबंधन है ना, वो एक गाना है मानस जी कि बड़ा कठिन है डगर पनघट की। तो ये पूरा होने वाला नहीं है। पूरा देश ये देख रहा है कि एक आदमी दिल्ली में गठबंधन करेगा, पंजाब में नहीं करेगा, एक आदमी दिल्ली में गठबंधन करेगा, पश्चिम बंगाल में नहीं करेगा। अरे मानस जी, स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा था विदेशी मूल के नागरिक को कभी भारत की सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम अपने मूल सिद्धांतों में मानस जी कभी परिवर्तन नहीं ले आते। चौथी बात, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही मुद्दों की, निश्चित तौर पे इनके लिए मुद्दा नहीं हो सकता। इनके पेट में दर्द मानस जी जानते हैं क्यों बढ़ा? 500 वर्षों से जिस बात का इंतजार था मानस जी, जब वहां भव्य राम का मंदिर बन गया, जब इनके सहयोगी मानस जी कहते थे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पैर रखने की जगह नहीं है, और मानस जी एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, वहां हमने विकास को साधा, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय विकास, और वहीं से और भी विकास हुआ। वहां चंदन लगाने वाले, फूल माला बेचने वाले, गाड़ी चलाने वाले, होटल रोजगार करने वाले, वहीं से रोजगार भी होता है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, जिसकी अर्थव्यवस्था ही धार्मिक यात्राओं पर टिकी हुई है। अगर हमारे धर्म का विकास होता है, इनको दिक्कत हो जाती है। काशी कॉरिडोर का विकास होता है, इनको दिक्कत हो जाती है। आप बताइए, जहां 1991-92 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, प्रेम नारायण जी की पार्टी क्यों उसको रोकने का कार्य की? क्यों आप ऐसा कहते हैं? भाई मैं तो कहूंगा
कि गंगा भी आपकी है, योगा भी आपके हैं, राम भी आपके हैं, लेकिन राम के सत्ता पर सवाल किसने उठाया? देश में हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तो आज तक नहीं उठाया कि राम की सत्ता नहीं होती है। आपने थोड़ा क्यों उठाने का बहुत कार्य किया? मानस जी, मैं एक सवाल जाइए, जो पूछूंगा। जरूरत है मानस उससे जी, बोलते मैं जाइए, आपके बीच में भागीदारी बोला तो नहीं, आप करते सुन जाएंगे लीजिए। भाई। मानस जी, मैं एक छोटा सा चीज पूछूंगा। राहुल नहीं, आप गांधी तो जी को बराबर किसने कहा चलते था जाएंगे, कि कुछ एक भी कहिए, बोलते जाएंगे भाई। राहुल गांधी जी को मानस आप चुप रहिए ना, आप सुनिए तो। राहुल गांधी जी को किसने ये बुद्धि प्रेम नारायण जी जाके देखा दिया कि मंदिर में हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं? कौन कहा? निश्चित तौर पे जब आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेशनल काउंसिल के मीटिंग में इस बात को कहे, उसके बाद बहुत सारे लोग, गुजरात में तत्कालीन आपके एक नेता ने आकर बयान दिया कि नहीं, उन्होंने ऐसा ही कहा है, आपने कभी मुकर्रा नहीं। अब आपको दर्द इसलिए हो रहा है कि आप सत्ता से जब दूर होते हैं तो बौखलाहट होती है, और बौखलाहट मानस इस कदर होती है कि जो आम आदमी पार्टी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्म ली, उससे हाथ मिलाने जा रहे हैं। जिस टीएमसी, जिस एनसीपी का गठन इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, भाई ममता बनर्जी कहीं और से तो आई नहीं थी, उनसे आप हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये दर्द किसका बड़ा है आपको पता होगा। आप देखे होंगे प्रथम चरण की जो वोटिंग हुए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आपके इस चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारी बढ़त लेकर और पुनः मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में सरकार बनाने जा रही है। और आदरणीय प्रेम नारायण जी ने जितनी बातें कही, उजाला इनके लिए गरीब का काम नहीं लगता है, उज्ज्वला गरीबों के का काम नहीं लगता है, उसकी मकान बन गई, ये गरीबों के लिए नहीं है। अरे ये कहते थे हमने करके दिखाया। बॉर्डर पर 17 कॉरिडोर, मानस जी 102 देशों को रक्षा आयुध बेचा जा रहा है। आज 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए। इन्होंने कहा हम राशन देते हैं। क्या हम मान लें कि आपका मनरेगा गलत था? क्या हम मान लें कि जितनी योजनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी चलाए थे, प्रेम नारायण जी सब उसको गलत मानते? जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो हम समय गलत की नहीं मांग होती मानते है, हैं, कोरोना फिर वही कालखंड में टैक्स होता है, बहुत तो सारी थोड़ा ऐसी साइड में चीजें आकर होती के है। बोलो भाई। भाई आप बीच में बोलेंगे या क्यों मानस जी बोलेंगे? लंबे चले जा प्रेम रहे नारायण हो? जी आप बीच में अरे तो बोलेंगे कि बोलेंगे नहीं, आप? आप मानस शराब जी, बोलोगे, अंत शराब दर्द बोलोगे, आपका क्यों बढ़ नहीं गया। बोलेंगे? नहीं, ये नहीं, तरीका दर्द होता है आपका बढ़ कोई? गया। हम डर दर्द क्यों बढ़ गया बढ़ाने के भाई? लिए, अनाप शराब भगवान बोलोगे? राम का आप मंदिर बना, एक तो दर्द हमेशा आपका राम बढ़ कसरत गया। से बोले चले जा दर्द रहे हो। आपका, हम दर्द बढ़ाने के लिए ही आए मंत्री, हैं, अच्छा और आज हम हम बहस सही कर रहे जगह पे हैं। इंजेक्शन लगाए हैं। आपको दवा दर्द अच्छी तो काम जनता कर दे रही है चुकी है प्रेम सरसी नारायण जी, साहब। दवा बहुत एक अच्छी काम कर रही है। इतने मत करिए। इस नाते देखिए, योगी आज आदित्यनाथ देखिए ने प्रेम, आज क्या बयान मानस जी दिया, 10 सेकेंड हो, जरा सा उसको सुन मानस जी लेते, 10 फिर सेकेंड आगे हो। आपसे दोबारा सवाल लेते। एक मिनट जरा मुख्यमंत्री को सुन लेते, कुछ कह रहे हैं। लेकिन ताजुब 50 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने अकाउंट नहीं थे। 4 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास उपचार के लिए संसाधन नहीं थे, दवा के लिए पैसा नहीं था। 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं जल पाई थी आजादी के बाद भी। 10 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास रसोई का गैस के कनेक्शन नहीं थे। इतने लोग अगर कांग्रेस के कुशासन के कारण देश के अंदर वंचित थे, तो इसका दोषी कोई और नहीं, कांग्रेस और उसके साथ के सहयोगी हैं, उसके पार्टनर हैं, जिन्होंने देश की जनता जनार्दन को बदहाल रखा, नारा देते रहे। और इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है, और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल करके दलाली और कमीशनखोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर।
कनेक्शन पहुंच गए। प्रेम नारायण जी, जो डाटा मुख्यमंत्री दे रहे हैं जी उसमें गलत क्या है? जो आंकड़े हैं वो तो सबके सामने देखिए, है। पहली चीज नहीं, आंकड़े देखिए, दरअसल ये देश पूरा एसी और डीसी में चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही बोलते जाएंगे। अभी भाजपा के साथ ही मैं इसलिए उनको टोक रहा था, मुझे पता था ये रणछोड़ है, भगोड़े है, ये भागेंगे, मैं इसलिए टोक रहा था। लंबी फेकम फाक करके चले गए। इन्होंने कहा, आप भी चर्चा कर रहे थे, इन्होंने कहा कांग्रेस ने बांटने का काम किया, हम पहचान करके देते। क्या कांग्रेस सरकार के शासन में प्रधानमंत्री आवास के लिए लिख के होता था कि ये आवास मुसलमान को जाएगा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो क्या ये था इसमें केवल मुसलमानों का पैसा जमा होगा? क्या देश के अंदर एम्स बनाए गए, आईआईटी बनाए गए, बहुत सारे संसाधन बनाए गए, तो उसमें ये कहा गया था केवल मुसलमानों को मिलेगा? इनको जब कुछ नहीं दिखता, देखिए प्रथम चरण में ये संविधान पे आ गए थे, इनको लग रहा था लुटिया डूब रही है। अब ये बताते 25 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, ये कहते 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन पे चले जा रहे। अरे भैया, दोनों में से एक सही होगा ना। अगर मानस जी इस चैनल से संतुष्ट है, हम चैनल आपको एक मोटा पैकेज दे रहा है, तो फिर मानस जी को कैंटीन में फ्री में खाना खाने की क्या जरूरत है? हम कैंटीन में खाना खिला रहे हैं मानस जी को, हम फ्री खाना खिला रहे हैं। कौन सा तरीका हुआ भाई? आप फ्री खाना खिला रहे हो, आप जनता को। इन्होंने ये समझ रखा, देखिए ये दिया लो बुझने के पहले की फड़फड़ाहट है। ये बोल रहे थे प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता साथी, चूंकि देखिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है, इनका पूरा तंत्र नफाजीबाजी से चल रहा, पूरी पार्टी नफाजीबाजी से चल रही है। बड़ी बेशर्मी से वो एक शब्द कह के गए कि योगा और गंगा से इनको विरोध है। भाई 2014 के पहले बाबा रामदेव अपनी आंखों को टिमटमाते हुए योगा करते दिख जाते थे, 2014 के बाद तो वो योगा करते नहीं दिख रहे। और सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि ये 420 आदमी है भाई, इसकी दवाएं हमारे सावधानी से ध्यान रखिए। तो किसकी गंगा की विरोध? गंगा का विरोध हमने किया 1985 के पहले। भारतीय जनता पार्टी मंदिर की बात नहीं कर पाते हैं। साहब बहुत छोटा सा जवाब आप दीजिए, कंक्लूड करिएगा इस डिबेट को। जी अच्छा मानस जी, हम लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके साथ है। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी ये मुख्य मुद्दा है, और संविधान बचाने की जो बात हम लोग कहते हैं इंडिया अलायंस, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। आखिर आप बताइए, 272 का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, तो भाजपा को 400 सीटें क्यों चाहिए? अगर उसे संविधान नहीं बदलना है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब कहीं न कहीं भाजपा की मंशा खराब है और संविधान विरोधी है, नहीं तो वो 272 प्लस का नारा देती। 272 प्लस की सरकार बनती है, 400 का नारा। समय समाप्त हो गया, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, समय समाप्त हो गया। आपका बहुत शुक्रिया आजम खान साहब, प्रेम नारायण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़े तो आपका भी बहुत शुक्रिया। दरअसल हम बात कर रहे थे दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से प्रचार की दशा दिशा बदल रही है, उसको लेकर के अब नई बहस छिड़ गई है। पूरा प्रचार अब एक तरीके से पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान के इर्द घूमने लगा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत मजबूती से चुनाव प्रचार में मैदान में उतरी हुई है, वो बार बार कांग्रेस के शासनकाल में हुए कामों को याद दिला करके एक तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की सरकारों में जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती थी, अगर कांग्रेस फिर से आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक समाज के लोग फिर से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। चलिए चर्चा कहीं विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।